हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वदेश टूर। आई एम योर होस्ट अतुल वाजपेयी। आज हम आपको ले चल रहे हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्वदेश टूर। जगन्नाथपुरी जाने का सबसे अच्छा रास्ता बाई ट्रेन है, लेकिन अगर आप फ़्लाइट से भी आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो चीप एंड बेस्ट रास्ता ट्रेन से आने का है। ट्रेन से आने के लिए नई दिल्ली से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन सीधा जगन्नाथपुरी को जाती है। जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली से गाड़ी चलती है और पुरी पहुंचने में करीब 31 घंटे लगाती है। हमने ये गाड़ी कानपुर से पकड़ी थी और कानपुर से पुरी पहुंचने में ये करीब 26 घंटे लेती है। हमारी ट्रेन सुबह करीब 6:30-7 बजे के आसपास जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जगन्नाथपुरी रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से बाहर निकलते ही आपको शेयरिंग में ऑटो या टैक्सी मिल जाएंगी, जिससे आप मंदिर के पास या अपने होटल तक जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ऑटो या टैक्सी वालों से मोलभाव करना ना भूलिएगा। मोलभाव नहीं करेंगे तो फिर आपके ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं, आप उनकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर वालों के भी होटल हैं, जैसे मैंने अपने लिए होटल बुक किया था नीलांचल होटल। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन में है और जगन्नाथपुरी मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी होती है। इसकी बुकिंग आप accommodation.jagannath.nic.in से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग रूम मिल जाएगा। जैसे मैंने अपनी फैमिली के लिए 5 बेडरूम बुक किया था। यहाँ पर 2 बेडरूम, 5 बेडरूम, 7 बेडरूम और 9 लोगों के लिए भी रूम मिलता है। हमारा 5 लोगों का जो बेडरूम था उसका किराया 900 रुपये था। होटल पहुँचने के बाद हम सभी फ़्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले हम जगन्नाथपुरी मंदिर की यात्रा पर निकले। जगन्नाथपुरी मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हम अक्टूबर के मंथ में जगन्नाथपुरी मंदिर गए थे और जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचने के बाद वहां बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। हम भी लाइन पर लग गए। लाइन में लगने के बाद हमें जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर बहुत भीड़ थी। मंदिर से वापस आने के बाद हमें भूख भी लगी हुई थी। हमने एक अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट ढूंढा और फिर हमने खाना खाया। वहाँ पर आपको ज़्यादातर वेज रेस्टोरेंट ही मिलेंगे, नॉन वेज रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेंगे। दोपहर का लंच करने के बाद हम सभी गुंडीचा देवी मंदिर गए। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से रथ यात्रा जब निकलती है तो गुंडीचा देवी मंदिर तक ही आती है और भगवान जगन्नाथ 14 दिनों के लिए गुंडीचा देवी मंदिर में ही वास करते हैं। उसके बाद भगवान पुनः अपने धाम में लौट जाते हैं। गुंडीचा देवी मंदिर की दूरी जगन्नाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की है, जो कि बस स्टैंड के पास में है। गुंडीचा देवी मंदिर से बाहर आने के बाद साक्षी गोपाल मंदिर हमें जाना था, इसलिए हमने बस स्टैंड से साक्षी गोपाल मंदिर के लिए बस पकड़ी। कहा जाता है कि बिना साक्षी गोपाल मंदिर जाए आपकी जगन्नाथपुरी की यात्रा पूरी नहीं होगी। साक्षी गोपाल मंदिर की दूरी जगन्नाथपुरी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की है, जो कि हमने बस द्वारा पूरी की। साक्षी गोपाल मंदिर में पुजारियों ने अपने ही अलग रूल बनाए हुए हैं। आपको मंदिर के अंदर जाना है उसके लिए भी टोकन लेना पड़ेगा, और अपना फ़ोन लेकर मंदिर जाना है तो उसके लिए अलग से आपको टोकन लेना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे वहाँ पर। मेरी राय आपके लिए ये रहेगी कि अगर आप साक्षी गोपाल मंदिर जाना चाहते हैं तो आप अपना प्राइवेट ऑटो बुक करके जाएं, क्योंकि अगर आप बस से जाएंगे तो बस वाले आपको मेन रोड पर छोड़ देंगे। मेन रोड से साक्षी गोपाल के मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर की है। हमें बस से जाने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साक्षी गोपाल मंदिर घूमने के बाद हमने वहाँ से प्राइवेट ऑटो बुक करी और हम फिर जगन्नाथपुरी वापस लौट आए। जगन्नाथपुरी वापस लौटने के बाद हमने सोचा अब शाम का समय हम बीच में बिताएंगे। हम वहाँ से सीधे बीच में निकल गए। बीच की दूरी जगन्नाथपुरी मंदिर से मात्र 500 से 700 मीटर की है। शाम का समय बीच में देखने ही लायक है। शाम के समय बीच में बहुत भीड़ भी होती है और शाम का समय बीच के लिए बहुत ही सुहावना भी होता है।
बीच में आपको हर तरह की दुकानें मिलेंगी खाने पीने की और शॉपिंग करने की, और आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चाय, चाट वगैरह हर चीज़ मिलेगी। बीच में आपका अच्छा वक्त गुजरेगा। बीच में हमने रात 10:30 बजे तक का वक्त बिताया। बीच से लौटते वक्त हमें रास्ते में टूरिस्ट बुकिंग शॉप दिखाई दी, तो हमने नेक्स्ट डे का भुवनेश्वर का टूर बुक कर लिया। उस टूर में कोणार्क मंदिर, नंदनकानन और भुवनेश्वर, वहाँ पे भुवनेश्वर में एक भोलेनाथ का बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ जाना था, और बहुत सारी जगह थी टूर प्लान में। तो हमने उसकी बुकिंग पहले से ही कर ली और रात को खाना खाकर हम लोग अपने होटल वापस लौट गए, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें जल्दी उठना भी था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर हम लोग अपने टूरिस्ट गाइड की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए, जहां से हमें बस मिलनी थी। हमारा गाइड सबसे पहले हमें कोणार्क बीच ले गया। कोणार्क बीच कोणार्क मंदिर के पास में ही है, और यहाँ इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पर लहरें बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग नहाते नहीं हैं। कोणार्क बीच घूमने के बाद गाइड हमें कोणार्क मंदिर ले गया। कोणार्क मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत था और बिल्कुल समुद्र के किनारे है। पहले कोणार्क मंदिर के अंदर से सनराइज़ देखा जाता था, लेकिन अभी इस समय कोणार्क मंदिर के अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है और उसका रिनोवेशन काम चल रहा है। कोणार्क मंदिर का एरिया बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि बस का गाइड जो होगा वो आपसे लंच के लिए टोकन एडवांस में लेने को कहेगा, लेकिन आप उसके द्वारा बताए गए होटल का टोकन ना लें, क्योंकि वो टोकन महंगा भी होता है और वहाँ भीड़ भी बहुत होती है और खाना भी अच्छा नहीं होता। आपको खाने के लिए मंदिर के आसपास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपने टोकन ले लिया होगा तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस आपके लिए बेकार हैं। इससे अच्छा है आप गाइड के बताए हुए टोकन ना लें और अपना खाना खुद वहाँ पर अच्छा सा देखकर खाएं। कोणार्क मंदिर घूमने के बाद हमारी अगली लोकेशन थी उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं। हमारा गाइड हमें उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में ले गया। गुफाओं की लोकेशन बहुत अच्छी थी और गुफाएं ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर थीं। बताया जाता है कि एक समय पर यहाँ पे बौद्ध साधु जो थे वो यहाँ बैठकर तपस्या करते थे। ये गुफाएं बहुत ही खूबसूरत थीं और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट घूमने आए हुए थे। इसके बाद हमारी अगली लोकेशन थी नंदनकानन जू। हमारा गाइड हमें नंदनकानन जू ले गया। वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा घूमने के लिए वक्त तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम वहाँ से वापस लौट आए अपनी बस की तरफ। और इस तरह से आज का दूसरा दिन हमारा यहीं समाप्त हुआ। हमारे टूरिस्ट बस ने हमें वापस लाकर जगन्नाथपुरी में छोड़ दिया। वहाँ पर हम करीब 6 बजे तक पहुँच गए थे शाम को। उसके बाद का सारा समय हमने बीच पर दोबारा से बिताया। दूसरे दिन शाम को बीच से वापस लौटने के बाद हमारे होटल के पास ही एक टूरिस्ट बुकिंग सेंटर था। हम उसके पास गए और हमने अगले दिन का टूर देखना चाहा। अगले दिन हम एशिया की सबसे बिगेस्ट लेक चिल्का लेक में बोटिंग करना चाहते थे। इसके लिए हमने एडवांस में टूर बुक कर लिया। तीसरे दिन सुबह रेडी होकर हम अपने गाइड की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गए। गाइड हमें सबसे पहले अलारनाथ मंदिर ले गया। यहाँ इस मंदिर में भी वही टोकन वाला हिसाब किताब था। चारों तरफ जो है लूट मची हुई थी। अगर आपको मोबाइल अंदर लेकर जाना है तो टोकन आपको लेना पड़ेगा। बिना टोकन लिए आप मोबाइल अंदर लेकर नहीं जा सकते। फ़ोटो खींचनी है तो टोकन लेना पड़ेगा। इवन मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था है। इसके बाद हम बोटिंग की लोकेशन पर पहुँचे जहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है। ये एक छोटा सा गाँव है, इसका नाम है सतपाड़ा। यहाँ से चिल्का लेक में बोटिंग स्टार्ट होती है। बोटिंग के लिए हमारे गाइड ने हमें 2 ऑप्शंस दिए। एक तो एक बड़ी सी बोट होगी, उसमें करीब 40 लोग बैठेंगे, उसका किराया 200 रुपये का था। या फिर आप एक अपनी छोटी बोट अपने लिए बुक कर लें जिसका किराया 2500 रुपये था। इसमें सिर्फ आप ही जाएंगे, आपकी जो फैमिली होगी वो जाएगी। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि अगर आपकी फैमिली में 5 या 6 लोग हैं तो आप अपनी बोट बुक कर लें, क्योंकि वो जो बड़ी बोट है उसमें 40 लोग जाएंगे। तो हमने यहाँ 2500 रुपये की अपनी पर्सनल बोट बुक कर ली और मैं अपनी फैमिली के साथ बोटिंग का एंजॉय लेने के लिए निकल पड़ा।
बोटिंग का यहाँ पर अपना एक अलग पैकेज होता है, जिसमें ये आपको 2-3 लोकेशंस दिखाएंगे। जैसे कि एक आइलैंड दिखाते हैं और डॉल्फिन व्यू दिखाते हैं, और एक छोटा सा आइलैंड में मंदिर पड़ता है, वो मंदिर दिखाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बोटिंग यहाँ पर सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई लाइफ जैकेट वगैरह नहीं देते हैं लोग, और गलती से अगर बोट में कुछ हो गया तो फिर आपका बचना मुश्किल है। ये बोटिंग की राइड करीब आपकी 3.5 घंटे की होगी। 3.5 घंटे में आपको डॉल्फिन व्यू, आइलैंड व्यू और एक छोटा सा मंदिर है, सब दिखाने के बाद वापस आपको बोटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे छोड़ देगा। उसके बाद आपका जो टूरिस्ट गाइड है वो बस में आपको लेकर जगन्नाथपुरी छोड़ देगा। जगन्नाथपुरी हम लोग करीब शाम को 5 बजे पहुंच गए थे तीसरे दिन में। 5 बजे पहुंचने के बाद फिर हम बीच की तरफ चले गए और अपना 9 बजे तक का टाइम हमने बीच में स्पेंड किया। बीच में टाइम स्पेंड करने के बाद हमने रात का खाना खाया और अपने होटल से सामान लेकर हम सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। रेलवे स्टेशन हम करीब 9 बजे पहुंच गए। वहां से करीब 9:20 की हमारी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस वापस लौटने की ट्रेन थी। इस तरह से हमारा ये 3 दिन का सफ़र पूरा हुआ, और 3 दिन में हमने जगन्नाथपुरी और उसके आसपास की सारी लोकेशंस अच्छे से घूम ली। 3 दिन का वक्त आपको घूमने के लिए सफिशिएंट है यहाँ पर। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।